हेलो। हाँ सर, ग्रुप पर मैसेज कर दीजिए क्लास 10th बिहार बोर्ड के गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ग्रुप पर कि अभिषेक सर हिस्ट्री चैप्टर 1 को पढ़ाने जा रहे हैं, वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और सबको बोल दीजिए कि हिस्ट्री अगर जो नहीं समझ में आता है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो अभिषेक सर का लेक्चर देख ले, सुन ले। बस लेक्चर सुनने से उन सभी विद्यार्थियों को हिस्ट्री बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो चलिए, हम बच्चों के सामने ही आपसे बात कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और ज़्यादा ख़राब ना बने, इसीलिए आप कॉल रखते हैं, ठीक है सर। ठीक है, चलिए। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस। मेरे प्यारे विद्यार्थी, कॉल पर तो आप लोग बात सुन ही लिए मेरा कि आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनके पास BTBC का बुक है, बुक निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि आज के सिर्फ लेक्चर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद पे। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति सबसे पहले किस देश में हुई थी? फ्रांस में। फ्रांस में क्यों हुई थी? आखिर क्या कारण था? वहाँ का जो शासक था ना, लुईस सोलहवां, बहुत निरंकुशवादी शासक था, तानाशाही शासक था। वह अपने जनता पे मनमानी करता था, जबरदस्ती करके बोझ उस पे लाद देता था, समझिए, टैक्स बढ़ा दिया था। खुद तो आलीशान बंगले में रहता था और लोगों से जबरदस्ती खेती करवाता था, जमींदारी प्रथा को लागू किए हुए था, समझिए ना। यहाँ तक उन लोगों का जो खाने वाला व्यंजन था पावरोटी, उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया था। इन सभी अत्याचारों को देखते हुए जनता ने एक बार क्रांति कर दी। वही क्रांति है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। लुईस सोलहवां की पत्नी मेरी अंतवानेत और लुईस सोलहवां दोनों को फांसी दे दिया जाता है, समझ गए ना। राजद्रोह, देशद्रोह के विरोध में खड़ा करके। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मजेदार स्टोरी है, बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आएगा, समझिए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझिए कि एक तरह से हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन छोड़ दीजिए। आप मेरे सामने, हम आपके सामने, और कोई नहीं है, समझिए ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, कहानी शुरू करते हैं अब। नेपोलियन बोनापार्ट, दिस इज अ हीरो ऑफ फ्रांस। नेपोलियन जी फ्रांस के क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हीरो है। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे सारे यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी को। आप बस मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, मेरे क्लास को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। सारा बात आज के इस वीडियो में आप सभी को समझ में आ जाएगा, समझ गए ना। वादा करते हैं आपसे, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को ना समझाएं तो आप कहिएगा कि अभिषेक सर आपने वादा किया और वादा करके नहीं समझा। हम तो अपना वादा तोड़ेंगे नहीं। तो पहला चीज़ है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राष्ट्रवाद। क्या है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हम जो पढ़ रहे हैं वह किस देश की कहानी? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा जिस तरह से एशिया महादेश में कई सारे देश आते हैं, उसी प्रकार से यूरोप भी क्या एक तरह का महादेश है, इसमें भी कई सारे देश आते हैं। हम बात करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे फ्रांस के, हम इसमें चर्चा करेंगे ऑस्ट्रिया के, किसके? ऑस्ट्रिया के। हम इसमें चर्चा करेंगे जर्मनी के, हम इसमें चर्चा करेंगे पोलैंड के, हम इसमें चर्चा करेंगे यूनान के, हम इसमें चर्चा करेंगे तुर्की के, हम इसमें चर्चा करेंगे इटली के, ठीक है। हम इसमें चर्चा करेंगे जर्मनी के, हंगरी के, हम इसमें चर्चा करेंगे हंगरी के, ठीक है ना, हंगरी के। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीका से और भी देशों के बारे में जानेंगे। कौन सा चैप्टर में? यूरोप में राष्ट्रवाद, समझ गए ना। यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग प्रशा की कहानी जानेंगे, रसिया, प्रशिया, ये सब के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इन सभी देशों में पहले राजा का शासन हुआ करता था। किसका शासन? राजा का शासन। सर्वोपरि
वही राजा ही होते थे, लोग राजा को ही अपना सब कुछ मानते थे। लेकिन राजा के बढ़ते हुए अत्याचारों के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया और तब जाकर मेरे प्यारे बच्चों पूरे देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। समझ गए ना, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा सोच है जो पूरे समाज में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। एक साझा पहचान मेरे प्यारे बच्चों, एक साझा पहचान कहने का मतलब लोगों को बताता है कि देखिए राजा तो आते जाते रहते हैं, सबसे पहले क्या है, अपना देश है। देश प्रेम की भावना रखिए, देश प्रेम की भावना का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो देश प्रेम की भावना कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो देश प्रेम की भावना होगा, सबसे पहले अपना देश का एक तिरंगा होना चाहिए, ठीक है, एक तिरंगा होना चाहिए जिसके सम्मान में सब कोई खड़ा हो सके, और एक राष्ट्रगान होना चाहिए जो देश के प्रति समर्पित हो, देश के लिए हो, देश के हित में हो। राष्ट्रगान हो तो आखिर सबको लगे कि नहीं एक देश का पहचान है, एक साझा पहचान है, भातृत्व का पहचान है, बंधुत्व का पहचान है, भाईचारे का पहचान है। ये सारी घटनाओं को राष्ट्रवाद ही कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आएगा ही आएगा, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आपके दिमाग में घुस जाएगा, ये वादा करते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रवाद की भावनाओं के जड़ जमाने में कई साल लग गए। कोई भी नई विचारधारा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी एक विचार है, कोई भी एक सोच है, तो सोच को डेवलप करने के लिए कुछ साल का समय लगता है। उसी तरीका से मेरे प्यारे बच्चों कुछ साल का समय लगता है। उसी तरीका से जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद को अपनी जड़ जमाने में मेरे प्यारे बच्चों, अपनी जड़ जमाने में कितना साल लग गया था? 100 साल लग गया था मेरे प्यारे बच्चों। कितना साल? 100 साल लग गया था मेरे प्यारे बच्चों। आज के धाकर क्लास कीजिए, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि राष्ट्रवाद को अपने जड़ जमाने में कितने साल का समय लग गया था? 100 साल को याद रखिएगा, एक एक बात याद रखिएगा, एक एक बात अपने खोपड़िया में घुसा लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस कहानी में हम लोग शुरू करते हैं। आज का कहानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमारा पहला टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप लोग तब तक सोचिए, गहन कीजिए, आखिर मेरे प्यारे बच्चों यूरोप में जो है कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ होगा, मतलब पहले यूरोप का स्थिति कैसा होगा? क्या आज की तरह सभी क्षेत्र में लोकतांत्रिक विचारधारा होगी? नहीं, आज की तरह नहीं था। हमारा पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बस किताब खोले रखिए, एक एक टॉपिक आपको समझ में चलेगा। और नोट्स की टेंशन मत कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है ना, आपके पास नहीं है? अरे डिस्क्रिप्शन में हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, बस उस पर हमको मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको शामिल कर लेंगे और पूरा नोट्स PDF के माध्यम से आपको हम भेज देंगे। एक एक नोट्स बढ़िया से एकदम तैयार किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? अभिषेक सर के इन्हीं हाथों से ये हाथ सर, ठीक है ना? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोग जानेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो किताब के अकॉर्डिंग तो सुनिएगा, 19वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देशों का रूप वैसा नहीं था जैसा कि आज है मेरे प्यारे बच्चों। 19वीं शताब्दी कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1800 से 1900 इसके मध्य में कहने का मतलब कि 1850 इस समय में यूरोप का स्थिति वैसा नहीं था जैसा कि आज है। तो कैसा था? मन में सवाल आ रहा है, ये बच्चा यूरोप है और ये इस समय में इसका स्थिति कैसा था? यूरोप का स्थिति कैसा था? तो जानिए कैसा था। तो मेरे प्यारे बच्चों इन इलाकों में राजतंत्र का शासन होता था। कि यूरोप महादेश में कई इलाके होते थे, समझ गए ना? ये सब क्या है बच्चा? ये सब इलाका है। तो इन सभी इलाके में क्या होता था? राजतंत्र। और राज मतलब राजा, तंत्र मतलब शासन। मतलब इन सभी इलाका में पता है कौन शासन करता था? अरे राजा शासन करता था, समझ गए ना? उस काल में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिनके कारण समाज में बदलाव हुए। समाज में आए इन परिवर्तन ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। अच्छा देखिए, राजतंत्र था, राजा अपना मनमानी करता था, अपना मनमौजी करता था, तानाशाही शासन करता था, जबरदस्ती, मतलब राजा जो बोल दिया वो हो गया।
राजा जो बोल दिया वो हो गया। तो इसके खिलाफ जनता जो है इसी समय में 19वीं शताब्दी के मध्य में मेरे प्यारे बच्चों जन आंदोलन शुरू किया था। समझ गए ना। नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 में शुरू हो गए थे बच्चा। अब नया राष्ट्र जो बनने की प्रक्रिया था, नए राष्ट्र बनने की प्रक्रिया 1789 के फ्रांसीसी क्रांति जो है ना उसी से हुई थे। अच्छा ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी घटना है जो क्लास 9th में आपको हम पढ़ाए थे। आज क्लास 9th में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा, एगो युद्ध था, सप्तवर्षीय युद्ध। 7 साल तक लड़ाई चला था। पता है किसके में? फ्रांस में और ब्रिटेन में। आई फ्रांस को हरा देता है कौन? ब्रिटेन जीत जाता है और ये बेचारा हार जाता है। अब ब्रिटेन जानते हैं एगो देश है अमेरिका। कौन है? अमेरिका में अपना 13 गो उपनिवेश क्या किए हुए थे? स्थापित किए हुए थे। उपनिवेश कहने का मतलब कि वहाँ से टैक्स वगैरह ये लेता था। समझ गए ना। अपना रोजगार वगैरह वहाँ पे खोले हुए था। मतलब 13 शहर को कब्जा किए हुए था। उपनिवेश स्थापित किए हुए था। भारत भी रह चुका है। भारत भी अंग्रेजों का, इंग्लैंड का, ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। समझ गए ना। तो जब अमेरिका और इसमें ब्रिटेन में स्वतंत्रता के लिए अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ जब आवाज़ उठाया, उस समय फ्रांस की सेना अमेरिका की मदद करने के लिए पहुंच गया था। इधर बेचारा फ्रांस में लुई 16वां करों के बोझ से दबा हुआ था, उधर अमेरिका में फ्रांस की सेना पहुंच जाता है। वहीं से फ्रांस की जो सेना होती है बच्चों, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ लेता है। अब देखिए हम कहीं पर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, उनके विचारों से प्रभावित होते हैं तो खुद का विचार एक बनाते हैं और उससे हम किसी और को प्रभावित करते हैं। बात समझ गए ना। राष्ट्रवाद भी ऐसा ही एक विचारधारा था। तो जब देखा फ्रांस के जो सैनिक था, उन्होंने देखा क्या कि यहाँ पर अमेरिका के लोगों में एकता है, भाईचारा है, अपनत्व है और किस तरह से यहाँ के लोग एक साझा पहचान को बढ़ावा देते हुए इंग्लैंड को अंग्रेज के खिलाफ क्या किए? क्रांति किए और उस पर विजय भी प्राप्त किए। वहां पर फ्रांस की सेना एक सीख मिलता है फ्रांस की सेना को और पुनः अपने देश में आता है और यहाँ पे जनता के साथ खड़ा होकर राजा के खिलाफ क्रांति कर देता है। वही क्रांति का नाम है वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जो कि इस फर्स्ट चैप्टर से शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। समझ गए ना। लहू लहान मत होइए, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ लीजिए। एक एक चीज, एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन किसी भी नई विचारधारा की तरफ बात वही है, कोई भी नया सोच का विकास होने में कुछ समय लगता है। राष्ट्रवाद के विकास होने में कितना समय लग गया था मेरे प्यारे बच्चों? 100 साल का समय लग गया था मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यह सिलसिला पूरे यूरोप के अन्य देशों में चलने लगा और 20वीं शताब्दी के शुरू होते होते मेरे प्यारे बच्चों लगभग यूरोप के अधिकांश देशों में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में पार्ट 2 में मजेदार क्लास के साथ आपके सामने। ठीक है बच्चों, बढ़िया से पढ़िए, मन से पढ़िए और ऐसे भी हम पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, बस आप पढ़िए तब तो।